हेलो बच्चों। देखिए आज हम क्या करने वाले हैं, क्लास 9 की सेकेंड सेकेंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और माता रानी आपको पाप लगाएंगे अगर आप किताब लेकर सामने नहीं बैठेंगे। किताब लेकर बैठना है, ठीक है। किताब लेकर भी जो नहीं बैठेंगे कोई बात नहीं है, किताब तो सामने है ही। ठीक है, तो एक एक करके हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले जैसा मैं हमेशा करता हूँ, पहले किताब पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसको समझते हैं। ठीक, तो एक एक करके समझेंगे। तो आज क्या है, सेकेंड चैप्टर, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इनके बारे में हम थोड़ा पहले ये पूरा रीड करेंगे, फिर समझेंगे। और घबराने वाली बात तो बिल्कुल है ही नहीं, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिलेगा, यानी टेलीग्राम का लिंक। और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा लगना नहीं है, कूद के जंप करके ले लेना है। फ्री का है इसका मतलब इसको खराब मत समझ लीजिएगा कि क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज की गई है, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी वाली पीडीएफ भी है और आपको डिटेल में सारी चीजें समझाया जाएगा, एक एक लाइन। ठीक है। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में पढ़ते हैं। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म कब हुआ था? 1894 में। ठीक। खैरागढ़, राजनंदगांव, छत्तीसगढ़, जो कि अभी कहाँ है, तत्कालीन मध्य प्रदेश में। ठीक, यहाँ पे हुआ था। तो हिंदी साहित्य में उनकी ख्याति किस रूप में है? एक आलोचक के रूप में है, यानी क्रिटिसाइज करते हैं, कवि के रूप में है, एक निबंधकार के रूप में है, और एक हास्य व्यंग्यकार के रूप में। हास्य व्यंग्यकार का मतलब क्या है? जो आलोचना करते हैं लेकिन ऐसी आलोचना करते हैं कि हंसी आ जाती है। ठीक है, तो हास्य व्यंग्यकार है उसके रूप में। और निबंध लेखन के लिए इनको विशेष रूप से याद किया जाता है ना। बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन निबंध लेखन में यानी एसे राइटिंग में, एसे कैसे लिखा जाता है इन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से बताया है। तो निबंध लेखन के लिए इनको याद किया जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाओं में कौन कौन से हैं? पंचपात्र, पद्मवन, प्रबंध परिजात, कुछ बिखरे पन्ने, ये निबंध संग्रह है। इसमें निबंध संग्रह मतलब बहुत सारे निबंध लिखे गए हैं, उसको संकलित करके कलेक्ट करके एक जगह लिखा गया, उसी का नाम दिया गया कुछ बिखरे पन्ने। अश्रुदल, शतदल, ये कविता है। झलमला, त्रिवेणी, ये कहानी संग्रह, मतलब बहुत सारी कहानियों का कलेक्शन है ये त्रिवेणी। और विश्व साहित्य, हिंदी कहानी साहित्य, और हिंदी साहित्य विमर्श, और हिंदी उपन्यास साहित्य, ये आलोचना है, मतलब क्रिटिसिज्म है। लिखा हुआ है किस तरीके से लिखा जाता है। और उन्होंने सरस्वती और छाया पत्रिकाओं का संपादन भी किया है। एक तो सरस्वती मैगजीन और छाया मैगजीन में भी काम किया हुआ है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी अपने लेखन में अध्यात्म, मतलब हर राइटर जो लिखता है तो उसमें कोई ना कोई एक तेवर होता है, तो इनके लेखन में क्या आता है? अध्यात्म आता है, समाज सुधार के बारे में आता है, और लोक जीवन को प्रमुखता दी है इन्होंने। लोक जीवन से जुड़ी हुई चीजों पे गौर ज्यादा किया है अपने लेखन में, लिखने में। जब भी आप इनकी कोई भी कृति पढ़ेंगे, जो भी इन्होंने लिखा है, जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये चीज मिलेगी, अध्यात्म के बारे में मिलेगा, समाज सुधार के बारे में मिलेगा, लोक जीवन की प्रमुखता के बारे में मिलेगा। और उन्होंने अपने निबंधों में भारतीय कृषि एवं सामाजिक संबंधों का तार्किक मूल्यांकन और विश्लेषण किया है। ठीक है, भारतीय कृषि और सामाजिक संबंध, समझ में आया? और उनकी रचनाओं में भारतीय और पाश्चात्य साहित्यों के सिद्धांत का सामंजस्य देखने को मिलता है। भारतीय और पाश्चात्य साहित्य का मतलब क्या है? हमारे भारत की जो साहित्य है, लिटरेचर है, और जो वेस्टर्न लिटरेचर है, उन दोनों का सामंजस्य यानी घुला मिला रूप देखने को मिलता है। मिला के लिख दिया है थोड़ा सा, भारतीय लिटरेचर और थोड़ा सा पश्चिमी लिटरेचर, दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब खिचड़ी बना दिया है। एक तो घुला मिला मिलता है। और इनका निधन कब हुआ? 1971 में इनका निधन हो गया, 1971 में गुजर गए। ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब इनको इसी चीज को तोड़ तोड़ के ब्रेक करेंगे। अब एक एक को ब्रेक कर देते हैं। चलिए देखिए कैसे ब्रेक होता है, ये ऐसे ब्रेक होता है। ब्रेक डांस वाला ब्रेक नहीं, ब्रेक वाला ब्रेक। कैसे ब्रेक? ऐसे ब्रेक। देखिए, ये नीचे है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक, कवि और आलोचक थे। ठीक है, इसको कहते हैं ब्रेक करना। और उनका जन्म 1894 में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में हुआ था। ठीक। वे केवल कहानी नहीं लिखते थे, बल्कि समाज, संस्कृति और लोगों की सोच पर भी लिखते थे। अगर दूसरे लोग कैसा सोचते हैं उसको भी अपने लेखन में मिक्स कर देते थे। ठीक है, तो वे का, अब हेडिंग वाइज देखिए, वे क्या काम करते थे। बख्शी जी कई प्रकार के लेखन करते थे। कवि थे, यानी कविता लिखते थे। निबंधकार थे, विचारों वाले लेख लिखते थे। आलोचक थे, दूसरे लेखकों की रचनाओं का विश्लेषण करते थे। हास्य व्यंग्यकार थे, मतलब मजेदार तरीके से समाज की गलतियों पर कटाक्ष करते थे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई समाज में दिखावा करता है तो वे सीधे गुस्सा नहीं करते थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, वे बल्कि
मजेदार तरीके से व्यंग लिखकर लोगों को सोचने पर मजबूर करते थे। व्यंग करने का मतलब कटाक्ष करके, आलोचना करके लिखते थे और लोगों को बड़ा मजा आता था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कुछ लिखा, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी होंगे तो क्या करेंगे, उसको उसको पढ़ेंगे और अपने तरीके से उसका आलोचना करेंगे, फिर लोगों के सामने रख देंगे। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने कुछ लिखा, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दिया, तो पद्मलाल पुन्नालाल बच्चे को क्रिटिसाइज कर देंगे अपने तरीके से, तो लोग पढ़ के सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, यार ऐसा है क्या, इसने जो लिखा है क्या सही लिखा है। ऐसे थे वो। ठीक। उनकी रचनाएं कैसी थी, उन्होंने प्रसिद्ध किताबें लिखी हैं, जैसे पंचपात्र, कुछ बिखरे पन्ने, झलमला, त्रिवेणी। तो इन रचनाओं में क्या है, समाज की समस्याओं के बारे में है, लोगों के व्यवहार के बारे में है, भारतीय संस्कृति के बारे में है, और जीवन की सच्चाइयां दिखाई दी। ठीक। उनके लेखन की खास बात क्या थी, उन्होंने अपने लेखन में अध्यात्म, समाज सुधार, लोक जीवन को महत्व दिया है। स्पिरिचुअल, सोशल रिफॉर्म और आम जीवन जो आप जीते हैं आसपास, उस लोक जीवन को प्रमुखता दी है। ठीक। एग्जाम्पल के लिए मान लो गांव में लोग अंधविश्वास मानते हैं, मतलब अंधविश्वास पे विश्वास है लोगों का, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या करेंगे, ऐसी कहानी लिखते हैं जिसमें दिखाते हैं कि शिक्षा और समझदारी ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर लोग गांव के लोग अंधविश्वास मान रहे हैं, पद्मलाल पुन्नालाल बच्ची क्या करेंगे, ऐसी कहानी लिख देंगे जिसमें शिक्षा पे और समझदारी पे ज्यादा जोर दिया गया है। अपने आप ही क्रिटिसाइज हो जाएगा अंधविश्वास। चौथी बात, भारतीय दृष्टि का क्या मतलब है। देखिए, भारतीय दृष्टि का मतलब है कि उन्होंने क्या, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने भारतीय संस्कृति और सोच को अपने लेखन में रखा है। एग्जाम्पल के लिए आज क्या करते हैं कई लोग, सिर्फ विदेशी चीजों को अच्छा मानते हैं कि विदेशी जो लाएंगे, हाँ वही बढ़िया है और कुछ तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसा बढ़िया हो ही नहीं सकता, ये मानते हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जो है भारतीय परंपरा और नैतिकता और संस्कृति की अच्छाइयों पे महत्व देते थे, भारतीय संस्कृति के बारे में। ठीक। और वे संपादन भी करते थे, तो क्या संपादन करते थे, उन्होंने सरस्वती और छाया जैसी पत्रिकाओं का संपादन किया है। का मतलब क्या है संपादन का, संपादन का मतलब ये है कि दूसरे लेखकों के लेख पढ़कर उन्हें सही करना और प्रकाशित करना, एडिट करना। ठीक है, जैसे मान लीजिए आज कोई यूट्यूब पर कोई क्रिएटर वीडियोज मैनेज करता है। ठीक है, ठीक है, कोई यूट्यूब पर कोई क्रिएटर जो है वीडियोज मैनेज कर रहा है, तो वैसे उस समय जो है पत्रिका जो है संपादक लेखकों को संभालते थे। ठीक है, पत्रिका संपादक लेखों को संभालते थे, ये काम करते थे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। ठीक है, तो निष्कर्ष एक लाइन में ये है कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी एक ऐसे राइटर थे, लेखक थे, जिन्होंने हिंदी साहित्य में भारतीय संस्कृति, समाज सुधार और लोक जीवन को सरल और प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत किया। समझ में आया। तो ऐसे थे हमारे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, जिनका निधन कब हुआ, 1971। तो आज हम करने क्या वाले हैं, आज हम पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा एक निबंध लिखा गया है। निबंध का नाम है क्या लिखूं। देखिए, निबंध का नाम है क्या लिखूं, यही हमें पढ़ना है। ठीक है, यही हमको पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, जबरदस्त तरीके से पढ़ना है, और पढ़ के एग्जाम में ऐसा करना है कि एग्जामिनर पढ़ के कहे ओ माय गॉड, ये क्या लिख दिया इसने, इसको तो नंबर ज्यादा देना पड़ेगा, मजबूरी में दे देगा इतना ज्यादा नंबर देगा। ठीक है, तो हम ये समझते हैं, क्या लिखूं जो निबंध है उसका समरी है ये। पहले इसको पढ़ेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर क्या लिखूं उसको पढ़ेंगे। ठीक है, पहले पढ़ेंगे इसको, क्या लिखूं। निबंध में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने निबंध की रचना प्रक्रिया को समझाया है। इस निबंध में उन्होंने दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार शीर्षक दो विषयों को लेकर निबंध लेखन में आने वाली कठिनाइयों की चर्चा की है। मेरे साथ साथ पढ़ते रहिएगा, पढ़ना बहुत जरूरी है। नहीं पढ़ेंगे, लिप रीडिंग नहीं करेंगे तो दिमाग में जाएगा नहीं। ठीक है, आपकी उम्र में पढ़ना जरूरी है। निबंध की रचना प्रक्रिया के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने निबंध लिखने के आदर्श तरीके को खोजने का प्रयत्न रोचक और सरल ढंग से किया है। लेखक ने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए साहित्यिक और सांस्कृतिक संदर्भों का अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रयोग किया है। इस निबंध की आत्मपरक शैली, जिसमें लेखक स्वयं पाठकों से संवाद करता है, इससे अधिक जीवन, आत्मीय और प्रभावशाली बनती है। तो आइए, तो क्या करेंगे, निबंध लेखन की अन्य प्रक्रियाओं को समझने के लिए पढ़ेंगे क्या लिखूं। ठीक। तो अब इसका मतलब पहले समझेंगे, तोड़ तोड़ के एक एक टुकड़ा टुकड़ा वाइज, उसके बाद हम क्या लिखूं पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहाँ लेखक क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के निबंध क्या लिखूं के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो क्या लिखूं निबंध का समान अर्थ क्या है, इसमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ये नाम बार बार दोहराते रहिएगा ताकि आपको याद रहे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। जितनी बार बोलेंगे उतनी बार दिमाग में बैठ जाएगा,
एग्जाम हॉल में भूलेंगे नहीं, लिख पाएंगे। ठीक है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं कि एक अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि लेखक जब लिखने बैठता है तो उसके मन में कई विचार आते हैं कि किस विषय पर लिखे, कैसे लिखे और लोगों तक अपनी बात कैसे पहुंचाएं। ठीक है, जब राइटर कुछ लिखने बैठता है तो उसके मन में ये सब हलचल होती है। तो निबंध में किन विषयों की बात हुई है? उन्होंने मुख्य रूप से दो विषय बताए हैं, दूर के ढोल सुहावने, दूसरा समाज सुधार। ठीक, और पहला, दूर के ढोल सुहावने का मतलब क्या है? दूर के ढोल सुहावने का मतलब है कि दूर जो चीज दूर होती है वो हमें ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, गांव का आदमी सोचता है कि शहर की जिंदगी बहुत मजेदार है, और शहर का आदमी सोचता है कि गांव का जीवन बहुत ज्यादा अच्छा है। ठीक है, लेकिन जब वे वहां जाकर रहते हैं तब असली कठिनाई पता चलने लगती है। यानी इंसान को दूर की चीज ज्यादा आकर्षक लगती है। ये ठीक ठीक वैसी ही बात है कि अ, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, जो मिल गया सो मिट्टी है, जो जो ना मिला वो सोना है। मतलब जब तक हमें कोई चीज नहीं मिली होती है वो हमको सोना लगती है कि अरे माय गॉड ये तो सोना है, एक बार मिल जाए। जब एक बार मिल जाता है वही चीज मिट्टी लगने लगती है कि अरे यार इसके लिए पागल थे, ये तो नॉर्मल सी चीज है। ठीक है, तो जब गांव का आदमी सोचता है कि शहर का जिंदगी अच्छा है, शहर में जाता है, जब रहता है तो उसकी हालत खराब हो जाती है। ठीक, और शहर का आदमी सोचता है गाँव में अच्छा है, तो गाँव में जाता है, उसको शहर की आदत रहती है, उसको बेसिक जरूरतें नहीं मिल पाती, तो वो परेशान हो जाता है। ठीक है, तो दूर दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। समाज सुधार का मतलब क्या है? समाज की बुराइयों को दूर करना और लोगों को सही रास्ता दिखाना। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, अगर समाज में अंधविश्वास है, जाति भेद है, अशिक्षा यानी अनएजुकेटेड लोग हैं, पढ़े लिखे लोग नहीं है, दहेज जैसी चीजें जैसी बुराइयां हैं। ठीक, तो लेखक अपने लेखों और कहानियों से लोगों को जागरूक करता है। राइटर इन चीजों को अपना विषय बनाता है लेखन में, और लोगों को क्या करता है? अवेयर करता है, जागरूक करता है और ज्ञान चक्षु खोलता है। ठीक, तीसरी बात, अब क्या है, लेखक ने क्या खास तरीका अपनाया है? देखिए, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने कठिन भाषा नहीं लिखी है, उन्होंने बहुत ही सरल और रोचक शैली अपनाई है। रोचक शैली का मतलब लोग इंटरेस्ट ले कि ओ माय गॉड क्या लिख दिया तुमने, ओ माय गॉड क्या लिख दिया तुमने, तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे इस मूड में। ठीक है, तो अपनाइए तो आम लोग भी, जिससे रोचक शैली अपनाए ताकि आम लोग भी समझ सके कि लिखा क्या है। ठीक है, तो वो अपने लेखन में क्या करते हैं? साहित्य, संस्कृत और जीवन का उपयोग करते हैं, अपने जीवन के जो अनुभव हैं उनका उपयोग करते हैं। और आत्मपरक शैली क्या होती है? आत्मपरक शैली क्या होती है? इसका मतलब ये है कि लेखक अपने मन की बात और अनुभव सीधे पाठक से साझा करें। ठीक है, इसका मतलब ये होता है, एग्जाम्पल के लिए, जैसे कोई दोस्त आपसे बैठकर अपनी कहानी सुना रहा हो। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का लेखन ऐसा ही लगता है, जब आप पढ़ते हैं ना तो लगता है कि कोई दोस्त जो है बगल में बैठ के हमको कुछ बता रहा है। जैसे आपका दोस्त अपना दुख बता रहा हो बगल में बैठ के, अरे तुम्हारी भाभी थी, आई थी ऐसा होता है आप लोगों में। लड़के हैं तो जीजा जी, अरे जीजा जी आज नहीं आए क्लास के अंदर, भाभी जी नहीं आई क्लास के अंदर, तो अपना दुख प्रकट करते हैं किसी न किसी तरीके से। ठीक है, तो यही होती है आत्मपरक शैली। इनके लेखन को पढ़ के, मतलब ये जो भी लिखते हैं उनको पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कोई बगल में बैठ के अपनी कहानी सुना रहा है। इतना आसान, इतना मजेदार, इतना रोचक, ये है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। तो क्या लिखूं निबंध हमें सिखाता क्या है? कि अच्छा लेखन वही है जो सरल हो, समाज से जुड़ा हुआ हो और पाठकों के दिल में ऐसे उतर जाए। ठीक है, दिल में ऐसे उतर जाए। समझ में आया? तो ये था पूरा इसका सार, तो आपको समझ में आ गया। अब हम क्या चलने वाले हैं? क्या लिखूं पढ़ने हैं। अब शुरुआत होगी निबंध की। क्या लिखूं पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे और तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, फिर समझ लेंगे। ठीक है, तोड़ तोड़ कर ही पढ़ेंगे, ये मेरी आदत है तोड़ तोड़ के पढ़ाना, ताकि बातें समझ में आ जाए। ठीक है, तो यहीं से देख लेते हैं या फिर वहां से देखते हैं? यहीं से देखते हैं सारी चीजें। मैं बोल रहा हूँ माता रानी पाप लगाएंगी आपको अगर आपने तो किताब लेकर मेरे साथ पढ़ा नहीं। आपको साथ में पढ़ना होगा, एक एक लाइन पढ़नी होगी, ताकि क्योंकि एग्जाम हॉल में क्या होता है ना, क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहीं से एक चीजें ऐसे, ये जो है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। यहीं से ऐसा चीजें उठाएगा। ठीक है, गद्य का कुछ खंड उठाएगा, आपको दे देगा, कहेगा इसका भावार्थ बताओ, समझाओ क्या लिखा है। उसके लिए आपको कहानी पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़ेंगे तो दिक्कत आएगी। इसीलिए मैं बार बार, हजार बार लगातार बोल रहा हूँ, ताकि इस गंभीरता को आप समझे और गंभीरता से इस चीज को ले भी। ठीक है, तो शुरू करें। तो आपके पास होगा किताब, देखते रहिए। मुझे आज लिखना ही पड़ेगा। अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंध लेखक एजी गार्डिनर का कथन है कि लिखने की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है।
उस समय मन में कुछ ऐसी उमंग सी उठती है, हृदय में कुछ ऐसी स्फूर्ति सी आती है, मस्तिष्क में कुछ ऐसा आवेग सा उत्पन्न होता है कि लेख लिखना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। उस समय विषय की चिंता नहीं रहती, कोई भी विषय हो उसमें हम अपने हृदय के आवेग को भर ही देते हैं। हैड टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। उसी तरह उसी तरह अपने मनोभावों को व्यक्त करने के लिए कोई भी विषय उपयुक्त है। असली वस्तु है हैड, खूंटी नहीं। इसी तरह मन के भाव ही तो यथार्थ वस्तु है, विषय नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। मैं बताता चलूंगा कहाँ कहाँ तक हो गया, इसका अर्थ पूरा समझेंगे। तो गार्डिनर साहब के इस कथन की यथार्थ में मुझे संदेह नहीं, पर मेरे लिए कठिनता यह है कि मैंने उस मानसिक स्थिति का अनुभव भी नहीं किया जिसमें भाव अपने आप उत्थित हो जाते हैं। मुझे तो सोचना पड़ता है, चिंता करनी पड़ती है, परिश्रम करना पड़ता है, तब कहीं मैं एक निबंध लिख सकता हूँ। आज तो मुझे विशेष परिश्रम करना पड़ेगा क्योंकि मुझे कोई साधारण निबंध नहीं लिखना है। यहाँ तक हो गया। आज मुझे नमिता और अमिता के लिए आदर्श निबंध लिखना होगा। नमिता का आदेश है कि मैं दूर के दूर सुहावने होते हैं इस विषय पर लिखूं। अमिता का आग्रह है कि मैं समाज सुधार पर लिखूं। ये दोनों ही विषय परीक्षा में आ चुके हैं और उन दोनों पर आदर्श निबंध लिखकर मुझे उन दोनों को निबंध रचना का रहस्य समझाना पड़ेगा। यहाँ तक हो गया। दूर के ढोल सुहावने अवश्य होते हैं, पर क्या वे इतने सुहावने होते हैं कि उन पर 5 पेज लिखा जा सके? इस प्रकार जिस समाज सुधार की चर्चा अनादिकाल से लेकर आज तक होती आ रही है और जिसके संबंध में बड़े बड़े विज्ञों में भी विरोध है, उसको मैं 5 पेज में कैसे लिखूं? मैंने सोचा कि सबसे पहले निबंध शास्त्र के आचार्यों की सम्मति जान लूं। पहले यह तो समझ लूं कि आदर्श निबंध है क्या और वह कैसे लिखा जाता है, तब फिर मैं विषय की चिंता करूंगा। इसलिए मैंने निबंध शास्त्र के कई आचार्यों की रचनाएं देखी। ठीक है बच्चों, ये हो गया यहाँ तक और मेरे साथ पढ़ा है आपने, तो ये नाम अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या लिखा है? अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार एजी गार्डिनर का कथन। अब हम समझेंगे, अब एक एक को तोड़ेंगे, अब एक एक को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे मतलब मारेंगे नहीं, मतलब एक एक को तोड़ के समझाएंगे। तो यह पार्ट क्या है? क्या लिखूं निबंध का हिस्सा है। तो इसमें पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी बता रहे हैं कि अच्छा निबंध लिखना आसान नहीं होता है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर दिया है कि आसान नहीं होता है, लेकिन मुश्किल भी नहीं होता है। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन मुश्किल नहीं है, लिख लेंगे। तो पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी कहते हैं कि कभी कभी इंसान के मन में अचानक बहुत सारे विचार आने लगे। ठीक है, आप लोग जैसे ऐसे बैठे रहते होंगे ना, तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आप आ रहा होगा कि कहाँ होगी आज। ठीक है, तो कभी कभी इंसान के मन में अचानक बहुत सारे विचार आने लगते हैं। दिल और दिमाग में ऐसी भावनाएं पैदा होती हैं कि वह लिखने बैठ जाता है। कुछ लोग होंगे ऐसे, थॉट्स आ रहे हैं दिमाग में खूब सारे, तो उनको लिखने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो अंग्रेजी लेखक गार्डिनर का कहना था कि लेखन एक विशेष मानसिक स्थिति में होता है। लेखन एक विशेष मानसिक स्थिति में होता है, यानी जब मन में भावनाएं और विचार जोर से आते हैं तब लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, इतना थॉट्स आ रहे हैं, इतने थॉट्स आ रहे हैं कि अब सहा नहीं जाता आपकी, अब तो लिख डालेंगे, अब तो लिखेंगे। ठीक है, अब लिखेंगे। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी क्या बोल रहे हैं कि वे कहते हैं कि ऐसा भावना मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता। ठीक है, उन्हें लिखने के लिए सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विषय समझना पड़ता है, यानी वे बिना तैयारी के नहीं लिख सकते। और देखिए यहाँ पे क्या लेखक बता रहे हैं कि यहाँ पे जो गार्डिनर हैं वो बोल रहे हैं कि लेखन की एक विशेष मानसिक स्थिति होती है, जब भावनाएं और विचार जोर से आते हैं तब लिखना आसान हो जाए। और पदम लाल पुन्नालाल बख्शी अपने बारे में क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति मेरी नहीं है। मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे ऐसा अनुभव नहीं होता। ये जोर से जो विचार आते हैं, भावनाएं आती हैं, मतलब गार्डिनर के अनुसार जो होता है वो मेरे अंदर नहीं हो पा रहा है। मुझे तो क्या करना पड़ता है, मुझे तो सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, विषय समझना पड़ता है, तो अब जाके लिख पाता हूँ। यानी बिना तैयारी के मैं लिख ही नहीं पा रहा। ठीक है, तभी तैयारी करूंगा तभी लिखूंगा। एग्जाम्पल के लिए, अचानक भावना आना। ठीक है, इसका मतलब क्या है समझिए। मान लीजिए आप बारिश देखी और अचानक कविता लिख दी। आपने बारिश देखी और अचानक कविता लिख दी, बारिश की बूंदे मन को छू गई, मतलब ऐसा लिख दिया आपने। यह वही स्थिति है जिसके बारे में जो है गार्डिनर बोल रहे थे। तो मतलब आपने बारिश देखी और आपको मन को छू गया और आपके मन में कविताएं बहुत जबरदस्त फूट गई देखते ही, तो बारिश की बूंदे मन को छू गई, आपने कविता लिख दी, आपने कुछ लिख दिया ऐसा। ठीक, तो यह स्थिति क्या है? गार्डिनर वाली।
अब मेहनत करके लिखने का क्या मतलब है? ये है पद्मलाल पन्नालाल बख्शी वाली स्थिति। देखिए, लेकिन अगर स्कूल में शिक्षक बोले पर्यावरण संरक्षण पर 5 पेज का निबंध लिखो, तो आपको क्या करना होगा? जानकारी ढूंढनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा, उदाहरण जोड़ने पड़ेंगे। तो यही बात जो है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कह रहे हैं। एक तो ये है कि आपने बारिश देखी और कुछ लिख दिया धड़ल्ले से। ये स्थिति कौन सी है? गार्डिनर वाली, जो गार्डिनर बोल रहे हैं कि आप एक विशेष स्थिति होती है जब मन में भावनाएं आती हैं और विचार जोर से आते हैं तो लिखना आसान हो जाता है। ठीक है, बारिश वाली कंडीशन। दूसरी स्थिति कब है? क्लासरूम में आपको बोल दिया जाए कि पर्यावरण पे 5 पेज लिखो, तो इसमें क्या करना होगा? आपको जानकारी ढूंढनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा, सोचेंगे, उदाहरण जोड़ेंगे। तो ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी वाली स्थिति है। समझ में आ गया? निबंध में नमिता और अमिता कौन है? ये दोनों शायद जो है काल्पनिक पात्र हैं। ठीक है, राइटर ने काल्पनिक पात्र लिया है। नमिता चाहती है कि लेखक दूर के ढोल सुहाने विषय पर लिखे, अमिता चाहती है कि लेखक समाज सुधार पर लिखे। ठीक है, एक काल्पनिक पात्र है। कहानी को आगे मतलब आगे अपनी बात को कहते हुए आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने एक काल्पनिक पात्र लेके बोला है। लेखक ने काल्पनिक पात्र मतलब अपनी कल्पना से क्रिएट कर दिया, कोई असली में है नहीं। दूर के ढोल सुहावने का अर्थ, जो चीज दूर होती है वो अच्छी लगती है। ठीक है, ये बता चुका हूँ, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। समाज सुधार के बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, तो लेखक की सबसे बड़ी समस्या क्या थी? लेखक सोच रहे थे, मतलब पद्मलाल पन्नालाल बख्शी सोच रहे थे कि इतने बड़े विषय पर केवल 5 पेज में आदर्श निबंध कैसे लिखें। इसलिए उन्होंने पहले बड़े विद्वान की राय पढ़ी कि अच्छा निबंध क्या होता है, कैसे लिखा जाता है। ठीक, तो इसका निष्कर्ष ये है कि इस पार्ट में जो ये हम लोग पढ़ रहे थे अभी, ये पूरा जो पढ़ा हमने, इसके बारे में निष्कर्ष है। तो इसके बारे में बता रहे हैं पद्मलाल पन्ना बख्शी कि अच्छा लेखन केवल भावना से नहीं होता है, बल्कि सोच, मेहनत, समझ से बनता है। और एक अच्छे लेखक को विषय को गहराई से समझना पड़ता है। ठीक है, तब जाके एक अच्छा ऐसे लिखा जाता है, निबंध लिखा जाता है, या एक अच्छा लेख बनता है। अब आगे बढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे। एक विद्वान का कथन है कि निबंध छोटा होना चाहिए। छोटा निबंध बड़े की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि बड़े निबंध में रचना की सुंदरता नहीं बनी रह सकती। इस कथन को मान लेने में ही मेरा लाभ है। मुझे छोटा ही निबंध लिखना है, बड़ा नहीं। पर लिखूं कैसे? निबंध शास्त्र में उन्हीं आचार्य महोदय का कथन है कि निबंध के दो प्रधान अंग है। ठीक है, निबंध के दो प्रधान अंग है, मतलब गार्डनर की बात करें। अब इसको पहले समझेंगे तोड़ के, फिर आगे बढ़ेंगे। तोड़ के नहीं बढ़ेंगे। दो प्रधान अंग है, इसके आगे बढ़ रहे हैं। सामग्री और शैली। तो निबंध के दो प्रधान अंग कौन है? सामग्री और शैली। पहले तो मुझे सामग्री एकत्र करनी होगी, विचार समूह संचित करना होगा। इसके लिए मुझे मनन करना चाहिए। यह तो सच है कि जिसने जिस विषय का अच्छा अध्ययन किया है उसके मस्तिष्क मस्तिष्क में उस विषय के विचार आते हैं। यहाँ तक हो गया, बताता चलूंगा मैं बीच बीच में। पर यह कौन जानता था कि दूर के ढोल सुहावने पर भी निबंध लिखने की आवश्यकता होगी। यदि यह बात पहले से ज्ञात होती तो पुस्तकालय में जाकर इस विषय का अनुसंधान कर लेता। पर अब समय नहीं है। मुझे तो यहीं बैठकर 2 ही घंटे में 2 निबंध तैयार करने होंगे। यहाँ न तो विश्वकोश है और न कोई ऐसा ग्रंथ जिसमें इन विषयों की सामग्री उपलब्ध हो सके। अब तो मुझे अपने अपने ही ज्ञान पर विश्वास कर लिखना होगा। यहाँ तक हो गया। अब ये पढ़ेंगे। विज्ञों का कथन है कि विज्ञों का कथन है कि निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। अतएव सबसे पहले मुझे दूर के ढोल सुहावने की रूपरेखा बनानी है। मैं सोच ही नहीं सकता कि इस विषय की कैसी रूपरेखा है। निबंध लिख लेने के बाद मैं उसका सारांश कुछ ही वाक्यों में भले ही लिख दूं, पर निबंध लिखने के पहले उसका सार 10-5 शब्दों में कैसे लिखा जाए? क्या सचमुच हिंदी के सब विज्ञ लेखक पहले से अपने अपने निबंधों के लिए रूपरेखा तैयार कर लेते हैं? यहाँ तक होगी। एजी गार्डिनर को तो अपने लेखों का शीर्षक बनाने में ही सबसे अधिक कठिनाई होती है। उन्होंने लिखा है कि मैं लेख लिखता हूँ और शीर्षक देने का भार मैं अपने मित्र पर छोड़ देता हूँ। उन्होंने यह भी लिखा है कि शेक्सपियर को भी नाटक लिखने में उतनी कठिनाई नहीं हुई होगी जितनी कठिनाई नाटकों के नामकरण में हुई होगी। तभी तो घबरा कर नाम न रख सकने के कारण उन्होंने अपने एक नाटक का नाम रखा है जैसा तुम चाहो। इसलिए मुझसे इसलिए मुझसे तो रूपरेखा तैयार नहीं होगी। यहाँ तक हो गया।
अब मुझे शैली निश्चित करनी है। आचार्य महोदय का कथन है कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए, इसके लिए वाक्य छोटे हो पर एक दूसरे से संबंध हो। यह तो बिल्कुल ठीक है। मैं छोटे वाक्य मैं छोटे छोटे वाक्य अच्छी तरह लिख सकता हूँ, पर मैं मास्टर हूँ पर मैं हूँ मास्टर अपनी विद्वता का। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अब यहाँ से देखेंगे, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हो। बाण भट्ट ने कादम्बरी में ऐसे ही वाक्य लिखे हैं। वाक्यों में अस्पष्टता भी चाहिए, क्योंकि यह अस्पष्टता या दुर्बोध्यता गंभीर ला देती है। इसलिए संस्कृत के प्रसिद्ध कवि श्री हर्ष ने जानबूझकर अपने काव्य में ऐसी गुत्थियां डाल दी हैं जो अज्ञों से न सुलझ सके। और सेनापति ने भी अपनी कविता दुर्बोध कर दी है। तभी तो अलंकारों, मुहावरों और लोकोक्तियों का समावेश भी निबंधों के लिए आवश्यक बताया जाता है। तब क्या किया जाए? अब देखिए बच्चों, हम क्या करने वाले हैं। हमने सब पढ़ा है। अब हमने क्या किया, एक एक लाइन पढ़ ली है। यहाँ से लेके एक एक लाइन पढ़ ली है। अब हम इसको तोड़ेंगे, तोड़ेंगे, एक एक तोड़ के समझेंगे। ठीक है। देखिए, तो यह भाग क्या है, बहुत ही मजेदार है। मजेदार भाग है ये। इसमें पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी क्या बताते हैं कि अच्छा निबंध लिखना कितना कठिन काम होता है, मतलब कितना कठिन है वो बताया जा रहा है। देखिए, निबंध के दो भाग हैं। पदुम लाल पुन्ना लाल बख्शी क्या कह रहे हैं कि अच्छे निबंध के दो बड़े अंग होते हैं। सामग्री, मतलब क्या लिखना है। शैली, मतलब कैसे लिखना है। ये एग्जाम्पल के लिए, अगर विषय मान लीजिए मोबाइल का प्रभाव है, विषय ये क्या है, विषय मोबाइल का प्रभाव, तो सामग्री क्या होगी, मोबाइल के फायदे, नुकसान, बच्चों पर असर, पढ़ाई पर असर, ये। और शैली क्या होगी, बात जो है मजेदार तरीके से लिखना, आसान भाषा में लिखना और सही उदाहरण देना। ठीक है, ये शैली होगी। तो केवल क्या करना है, जानकारी होना काफी नहीं होगा, उसे अच्छे तरीके से लिखना भी जरूरी होगा। ठीक। तो सामग्री जुटाना जो है कठिन है। लेखक क्या बोल रहा है, यानी पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी क्या बोल रहा है। मेरे साथ बार बार नाम लेते रहिएगा, पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी, इससे आपको याद होगा। पदुम लाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि पहले मुझे विषय के बारे में विचार इकट्ठा करने होंगे। ठीक है, सामग्री इकट्ठा करनी होगी। लेकिन समस्या यह है कि उनके पास समय कम है, किताबें नहीं है, तुरंत निबंध लिखना है। ठीक है, ये सब नहीं होने के बावजूद हमको तुरंत किताब निबंध लिखना है। इसलिए अब उन्हें अपने ज्ञान के भरोसे लिखना पड़ेगा, मतलब जो अब उन्होंने सीखा पढ़ा है अब उसी के भरोसे उनको लिखना है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे परीक्षा में अचानक निबंध आ जाए, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज, और आपके पास इंटरनेट या किताब नहीं हो, तब आपको अपने दिमाग से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, वही स्थिति पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की है। रूपरेखा बनाना, आउटलाइन बनाना। ठीक है, कुछ विद्वान कहते हैं कि निबंध लिखने से पहले उसकी रूपरेखा बनानी चाहिए। जैसा कि हमने अंदर पढ़ा है, आउटलाइन बनानी चाहिए। तो रूपरेखा का मतलब क्या है, पहले तय करो शुरुआत क्या होगी, बीच में क्या लिखोगे, अंत कैसा होगा, ये होती है रूपरेखा तैयार करना। एग्जाम्पल के लिए, स्वच्छ भारत, ये निबंध की रूपरेखा इसकी बनानी है। ये टॉपिक है और स्वच्छ भारत का रूपरेखा बनाना है। तो कैसे बनाएंगे, स्वच्छता का महत्व देंगे, गंदगी के नुकसान, सरकार के प्रयास, हमारी जिम्मेदारी, निष्कर्ष। तो क्या है, इससे लिखना आसान हो जाता है। जब हम पूरे हेडिंग बना लेते हैं स्टार्टिंग से लेकर अंत तक, तो इससे लिखना आसान हो जाता है, फिर हम उसमें लिखना शुरू कर देते हैं। ये होती है रूपरेखा। ठीक है। लेकिन लेखक को यह कठिन लगता है, ये रूपरेखा बनाना लेखक को कठिन लग रहा है, यानी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को कठिन लग रहा है। तो लेखक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या बता रहे हैं कि पूरा निबंध लिखने से पहले उसका सार यानी 10-15 शब्दों में कैसे बताऊं। ठीक है, उन्हें रूपरेखा बनाना मुश्किल लग रहा है। पांचवी बात यहाँ आती है कि गार्डिनर का मजेदार उदाहरण दिया है यहाँ पे पद्मनाल पुन्नालाल बख्शी ने। गार्डिनर का एक एग्जाम्पल है। गार्डिनर कहते थे कि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बता रहे हैं कि गार्डिनर कहते थे कि लेख लिखने से ज्यादा कठिन उसका शीर्षक लिखना। ठीक है, मतलब आप निबंध लिख रहे हैं तो निबंध का एक नाम होगा, जैसे इस निबंध को हम पढ़ रहे हैं, क्या लिखो, तो क्या लिखो एक शीर्षक है, तो वो शीर्षक देना बड़ा कठिन होता है गार्डिनर के अनुसार। और हमें पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी गार्डिनर की स्थिति बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे यूट्यूब वीडियो बनाना आसान लगता है, लेकिन उसका कैची टाइटल देना, टाइटल बनाना कठिन होता है। ठीक है, वैसे ही जैसे हिस्ट्री का लेक्चर जो है, हिस्ट्री का लेक्चर कठिन है। भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, हिस्ट्री लेक्चर, ये क्या है, ये टाइटल देने की आप सोच रहे हैं तो क्या होगा, गलत टाइप का लगेगा, खराब टाइप का लगेगा। लेकिन कैची टाइटल क्या है, भारत के इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, ये ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो यही बनाना उनको कठिन लग रहा है, गार्डिनर को कठिन लगता था। तो शैली कैसी होनी चाहिए, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बता रहे हैं कि भाषा में प्रवाह होना चाहिए। मतलब क्या, वाक्य छोटे हों, आसानी से समझ में आ जाए,
एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए। मतलब एक शब्द बोल रहे हैं, एक लाइन बोल रहे हैं तो दूसरे लाइन से टच हो। ये ना कि कुछ बोल रहे हैं फिर अचानक से कोई और बात आ गई और तारतम्यता यानी कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा। एग्जाम्पल के लिए पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, वे पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। ठीक है, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। साफ है और सरल है। पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, पर्यावरण शुद्ध रखते हैं, इसलिए हमें पेड़ लगाना चाहिए। पूरी तारतम्यता है इसमें, ऐसे लिखना है। और खराब एग्जाम्पल क्या है, जैसे खराब निबंध कैसे होगा, अगर कोई बहुत लंबे और कठिन वाक्य लिखे तो पाठक समझ नहीं पाएगा, ये खराब होता है। कुछ लेखक कठिन भाषा क्यों लिखते हैं, अब इस पे आते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बता रहे हैं। पद्मलाल पुन्नालाल पुन्नालाल बख्शी जो है मजाक में कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है अपनी विद्वता दिखाने के लिए, खुद को बड़ा ज्ञानी साबित करने के लिए बहुत ही कठिन भाषा लिखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए सच्चाई बोलनी चाहिए, सच्चाई बोलनी चाहिए। तो कठिन भाषा इसमें क्या है, मानव जीवन में सत्य भाषण की नैतिक अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये बात जो है पढ़ते वक्त थोड़ा सा कठिन लग रहा है अब। ठीक है, कठिन लग रहा है, लेकिन आसान भाषा क्या है, ये सच्चाई बोलनी चाहिए। सीधा लिख दिया कि सच्चाई बोलनी चाहिए, लेकिन कठिन भाषा क्या लग रहा है हमको, मानव जीवन में सत्य भाषण की नैतिक अनिवार्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्या जरूरत है इतना कठिन करने का, चुपचाप यहाँ लिखा हुआ है ना सच्चाई बोलनी चाहिए, ऐसा लिख दो। ठीक है, तो दूसरी बात समझने में कठिन लग रही है, ये वाली कठिन लग रही है, ये वाला आसान है, तो ऐसा लिखना चाहिए ताकि पढ़ने पाठक को बड़ा मजा आए पढ़ते में, ये ना हो कि कठिन सा लगे। आठवीं बात, अलंकार, मुहावरे और लोकोक्तियां। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बता रहे हैं कि अच्छे निबंध में मुहावरे, कहावतें, सुंदर शब्द भी होने चाहिए। इससे जो लेखन जो आप लिखते हैं उसमें रोचक आती है, यानी लोग रुचि लेके पढ़ते हैं, बहुत इंटरेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आप लिख रहे हैं मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो सामान्य ऐसा लगेगा, लेकिन अगर आप क्या लिखेंगे, मेहनत का फल मीठा होता है, तो ये ज्यादा प्रभावी लग रहा है ना। मेहनत करने से सफलता मिलती है सुनने में ऑर्डिनरी लग रहा है, लेकिन जैसे ही आप लिखते हैं मेहनत का फल मीठा होता है, तो यहाँ पे क्या तुलना कर दी आपने, मेहनत का फल, मेहनत तो फल के फल से तुलना कर दी, तुलना कर दिया, यहाँ पे उपमा दे दिया। ठीक है, फल मीठा होता है तो ज्यादा अच्छा लग रहा है। ठीक, तो इस भाग में क्या है, पद्मलाल पुन्नालाल बच्ची क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा निबंध लिखने के लिए ज्ञान, सही शैली, अभ्यास जरूरी है, मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। और केवल कठिन शब्द लिखना अच्छा लेखन नहीं होता है, बल्कि सरल और प्रभावशाली भाषा सबसे अच्छी होती है। ठीक है, तो ये पूरा क्या लिखूं जो है, इसमें ये बताया जा रहा है कि निबंध लिखा कैसे जाता है, या एक अच्छा निबंध होता क्या है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए बच्चों, किताब लेके बैठिएगा, नहीं भी लेके जो किताब आए हैं साथ साथ में पढ़ेंगे। यहाँ से शुरू करेंगे। पढ़ने का मकसद ये कि बीच में से पैराग्राफ उठा के दे देता है एग्जाम में और हमें समझ नहीं आता है, इसीलिए इसको बार बार पढ़ना जरूरी है। अंग्रेजी के निबंधकारों ने एक दूसरी ही पद्धति को अपनाया है। उनके निबंध इन आचार्यों की कसौटी पर भले ही खरे सिद्ध न हो, पर अंग्रेजी साहित्य में उनका मान अवश्य है। उस पद्धति के जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं, जन्मदाता मार्टेन समझे जाते हैं। यहाँ तक हो गया। उन्होंने स्वयं जो कुछ देखा, सुना और अनुभव किया, उसी को अपने निबंधों में लिपिबद्ध कर दिया। ऐसे निबंधों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे मन की स्वच्छंद रचनाएं हैं। उनमें न कवि की उदात्त कल्पना रहती है, न ही आख्यायिका लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, और न विज्ञों की गंभीर तर्कपूर्ण विवेचना। उनमें लेखक की सच्ची अनुभूति रहती है, उनमें उसके सच्चे भाव की सच्ची अभिव्यक्ति होती है, उनमें उसका उल्लास रहता है। ये निबंध तो उस मानसिक स्थिति में लिखे जाते हैं जिसमें न ज्ञान की गरिमा रहती है और न कल्पना की महिमा, जिसमें जीवन का गौरव, जिसमें जीवन का गौरव भूल कर हम अपने में ही लीन हो जाते हैं, जिसमें हम संसार को अपनी ही दृष्टि से देखते हैं और अपने ही भाव से ग्रहण करते हैं। तब इसी पद्धति का अनुसरण कर मैं भी क्यों न निबंध लिखूं, पर मुझे तो दो निबंध लिखने होंगे। मुझे अमीर खुसरो की एक कहानी याद आई। एक बार प्यास लगने पर वे एक कुएं के पास पहुंचे। वहां चार औरतें पानी भर रही थी। पानी मांगने पर पहले उनमें से एक ने खीर पर कविता सुनने की इच्छा प्रकट की, दूसरे ने चरखे पर, तीसरे ने कुत्ते पर और चौथे ने ढोल पर। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने एक ही पद में चारों की इच्छाओं की पूर्ति कर दी। उन्होंने कहा, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है कि किसका है ये। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा। समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा।
मुझ में खुसरो की प्रतिभा नहीं है, पर उनकी इस पद्धति को स्वीकार करने से मेरी कठिनाई आधी रह जाती है। मैं भी एक निबंध में इन दोनों विषयों का समावेश कर दूंगा। दूर के ढोल सुहावने होते हैं क्योंकि उनकी कर्कशता दूर तक नहीं पहुंचती। जब ढोल के पास बैठे हुए लोगों के कान के पर्दे फटते रहते हैं, तब दूर किसी नदी के तट पर संध्या संध्या समय किसी दूसरे के कान में वही शब्द मधुरता का संचार कर देते हैं। ढोल के उन्हीं शब्दों को सुनकर वह अपने हृदय के किसी के विवाहोत्सव का चित्र अंकित कर लेता है। कोलाहल से पूर्ण घर के एक कोने में बैठी हुई किसी लज्जाशील नववधू की कल्पना वह अपने मन में कर लेता है। उस नववधू के प्रेम, उल्लास, संकोच, आशंका और विषाद से युक्त हृदय के कंपन ढोल की कर्कश ध्वनि को मधुर बना देते हैं। सच तो यह है कि ढोल की ध्वनि के साथ आनंद का कलरव, उत्सव का प्रमोद और प्रेम का संगीत, ये तीनों मिले रहते हैं। तभी उसकी कर्कशता, समीपता लोगों को भी कटु नहीं प्रतीत होता, और दूरस्थ लोगों के लिए तो वह अत्यंत मधुर बन जाती है। ठीक है बच्चों, आप क्या करने वाले हैं, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, अमीर खुसरो वाला लाइन है, इसको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखेंगे तब आपको समझ में आएगा क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम एक एक को तोड़ेंगे, तोड़ के समझेंगे। तो इस भाग में पद्मलाल पन्नालाल बख्शी ने एक नई शैली निबंध के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, पहला क्या, अंग्रेजी लेखकों की नई शैली। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि कुछ अंग्रेजी निबंधकारों ने अलग तरीका अपनाया। वे क्या करते थे, जो उन्होंने अपने जीवन में देखा, सुना और महसूस किया वह सीधे लिख दिया। यानी ज्यादा कठिन तर्क नहीं, भारी कल्पना नहीं, बस अपने दिल की सच्ची बात कह दी। एग्जाम्पल के लिए, आज के समय लोग यूट्यूब पे क्या करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं और पर्सनल ब्लॉग लिखते हैं, डायरी राइटिंग करते हैं ना, इसी तरह होते हैं। आज के समय ये ब्लॉग, पर्सनल ब्लॉग, डायरी राइटिंग इसी तरह होते हैं। जैसे कोई यूट्यूब पर बोले आज मैं गाँव गया, वहाँ की सादगी देखकर मुझे बहुत पसंद अच्छा लगा, तो ये उसके अपने अनुभव की सच्ची अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये एक नई शैली है ये। दूसरी बात, ऐसे निबंध की खास बात क्या है, इन निबंधों में लेखक के असली भाव होते हैं। इस तरीके का भी निबंध लिखा जाता है, जो पर्सनल ब्लॉग, डायरी वगैरह लिखा जाता है, तो इसमें लेखक के असली भाव होते हैं, भावनाएं होती हैं, जीवन के अनुभव होते हैं, मन की सच्ची बातें होती हैं। तो इसमें लेखक जो है पाठक से सीधे जुड़ जाते हैं। आपने गजनी मूवी देखी है, गजनी गजनी मूवी में आमिर खान को डायरी लिखने की आदत थी। वो जो डायरी लिखता था, ठीक है, उसको असली भावनाएं थी जो डायरेक्ट दिखती थी हमें, ठीक है, मन की सच्ची बातें थी। तो इसमें जो है लेखक पाठक से सीधे जुड़ जाता है इस शैली में। ठीक, एग्जाम्पल के लिए अगर कोई लेखक लिखे, जब मैं बचपन में बारिश में भीगता था तब बहुत खुशी मिलती थी, तो पाठक भी अपने बचपन को याद करने लगता है। ठीक, पढ़ता है तो रिलेट कर पाता है। तीसरा, लेखक क्या सोचते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि अगर यह तरीका सही है तो मैं भी ऐसे ही निबंध लिखूंगा। यानी वे अब कठिन नियमों की जगह अपने अनुभव और भावनाओं से लिखने का सोच रहे हैं। ठीक है, अब इसमें अमीर खुसरो की कहानी। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि अमीर खुसरो की एक कहानी याद आ जाती है। एक बार अमीर खुसरो को प्यास लगी, वे एक कुएं पर पहुंचे, वहां चार औरतें पानी भर रही थी। हर औरत ने अलग अलग चीज पर कविता सुनने को कहा। पहली औरत बोल रही है कि खीर पे सुनाओ, दूसरी औरत बोल रही है चरखे पर सुनाओ, तीसरी औरत बोल रही है कुत्ते पे सुनाओ, चौथी औरत बोल रही है ढोल पर। तो अमीर खुसरो ने एक ही पंक्ति में चारों को जोड़ दिया। ठीक है, और उनकी पंक्ति जो उन्होंने बोला उसका अर्थ देखिए क्या है, पहले पढ़ते हैं फिर समझते हैं। खीर पकाते समय चरखा चल रहा था, तभी कुत्ता आकर खीर खा गया और तुम बैठकर ढोल बजाती रही। ठीक है, यह उनकी बुद्धिमानी और रचनात्मकता दिखाता है अमीर खुसरो की। इसका अर्थ है ये जो हमने अभी पढ़ा ना, खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजा, तो ये उसका अर्थ है। ठीक, कि खीर पकाते समय चरखा चल रहा था, तभी कुत्ता आकर खीर खा गया और तुम बैठकर ढोल बजाती रही। ये उनकी बुद्धिमानी और इनोवेशन, क्रिएशन, कितना क्रिएटिव थे वो दिखाता है अमीर खुसरो का। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इससे क्या सीख रहे हैं, इससे पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं कि मेरे अंदर अमीर खुसरो जैसी प्रतिभा तो नहीं है, लेकिन मैं उनकी तरह दोनों विषयों को एक साथ जोड़ने की कोशिश करूंगा। यानी दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार, दोनों विषयों को एक ही निबंध में जोड़ेंगे, दोनों विषयों को एक ही निबंध में मिक्स कर देंगे। ठीक है, और दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, इसका अर्थ आप जानते हैं। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं। और ढोल की आवाज क्यों अच्छी लगती है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं कि बहुत सुंदर कल्पना करते हैं। वे कहते हैं कि जब दूर के ढोल अच्छी की आवाज आती है तो हमारे मन में खुशी, उत्सव, प्रेम, शादी, आनंद की तस्वीर बनने लगती है। इसलिए ढोल की आवाज हमें मीठी लगती है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे दूर से मंदिर की घंटी सुनकर मन शांत हो जाता है।
आपके गांव में भी होता, दूर से गांव में कोई मंदिर होगा, घंटी बज रहा होगा, आपको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा होगा, ठीक है, वैसे ही। या दूर से बारात का संगीत सुनकर लगता है कि कहीं खुशी का माहौल है, ठीक है। तो इस पूरे पाठ का क्या मतलब है, जो हमने अभी पढ़ा, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं कि इस भाग में ये है कि सच्चा सच्चा लेखन दिल और अनुभव से होता है। दूर की चीज अक्सर ज्यादा आकर्षक लगती है। इंसान अपनी कल्पना से साधारण चीजों को भी सुंदर बना लेता है, ठीक है। अभी जो हमने ये पढ़ा ना पूरा, इसका पूरा निष्कर्ष था। ऐसे ही तोड़ तोड़ के समझेंगे, ऐसे ही तोड़ तोड़ के सारी चीजें हम समझ लेंगे, तो कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। एक एक चीज को समझ लेंगे। अब हम पढ़ते हैं। अब हम ये पूरा पढ़ेंगे, उसके बाद फिर समझेंगे एक एक को, यहाँ से शुरू करेंगे। यह बात सच है कि दूर रहने से हमें यथार्थता की कठोरता का अनुभव नहीं होता। यही कारण है कि जो तरुण संसार के जीवन संग्राम से दूर है, उन्हें संसार का चित्र बड़ा ही मनमोहक प्रतीत होता है। जो वृद्ध हो गए हैं, जो अपनी बाल्यावस्था और तरुणावस्था से दूर हटाए हैं, उन्हें अपने अतीत काल की स्मृति बड़ी सुखद लगती है। वे अतीत का ही स्वप्न देखते हैं। तरुणों के लिए जैसे भविष्य उज्जवल होता है, वैसे ही वृद्धों के लिए अतीत। वर्तमान से दोनों को असंतोष होता है। तरुण भविष्य को वर्तमान में लाना चाहते हैं और वृद्ध अतीत को खींचकर वर्तमान में देखना चाहते हैं। तरुण क्रांति के समर्थक होते हैं और वृद्ध अतीत गौरव के संरक्षक। इन्हीं दोनों के कारण वर्तमान सदैव क्षुब्ध रहता है और इसी से वर्तमान काल सदैव सुधारों का काल बना रहता है। मनुष्य जाति के इतिहास में कोई ऐसा काल ही नहीं हुआ जब सुधारों की आवश्यकता नहीं हुई हो। तभी तो आज तक कितने ही सुधारक हो गए हैं, पर सुधारों का अंत कब हुआ है? भारत के इतिहास में बुद्ध देव, महावीर, स्वामी नागा अर्जुन, शंकराचार्य, कबीर, नानक, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी में ही सुधारकों की गणना समाप्त नहीं होती। सुधारकों का दल नगर नगर और गांव गांव में होता है। यह सच है कि जीवन में नए नए दोस्त उत्पन्न हो जाते हैं और नए नए सुधार हो जाते हैं। न दोस्तों का अंत है और न सुधारों का। जो कभी सुधार थे वही आज दोस्त हो गए हैं और उन सुधारों का फिर नव सुधार किया जाता है। तभी तो यह जीवन प्रगतिशील माना गया है। अब एक एक को समझेंगे तोड़ तोड़ के, ठीक है। तो इस भाग में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या कहते हैं, दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार की बात, इसी बात को और गहराई से समझाया है, ठीक। इसी बात को एकदम डूब गए हैं समझाने में। तो दूर की चीज अच्छी क्यों लगती है, तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी बताते हैं, जब कोई चीज हमसे दूर होती है तो उसकी सच्ची कठिनाई हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए वो चीज हमें सुंदर और आकर्षक लगती है। एग्जाम्पल, बचपन याद आना, नॉस्टैल्जिया होना। बुजुर्ग लोग अक्सर कहते हैं कि हमारा बचपन बहुत अच्छा था। क्यों? क्योंकि वे उस समय की परेशानियां भूल चुके होते हैं और केवल अच्छी याद रह जाती है उनके पास। एग्जाम्पल दूसरा, एक छात्र सोचता है कॉलेज की जिंदगी बहुत मजेदार होगी, लेकिन कॉलेज में पहुंचने के बाद पढ़ाई, तनाव, जिम्मेदारियां समझ आती है, ठीक। तो दूसरा बात, जवान और बूढ़े लोगों की सोच। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि जवान लोग भविष्य के सपने देखते हैं, नई चीजें लाना चाहते हैं, बदलाव और क्रांति पसंद करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आज का युवा क्या है, आज का यंगस्टर क्या चाहेगा, नई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल एजुकेशन, नए आइडियाज लाना चाहते हैं, ठीक है। बूढ़े लोग क्या सोचते हैं, पुराने समय को याद करते हैं, परंपरा और पुरानी संस्कृति बचाना चाहते हैं। तो एग्जाम्पल के लिए दादा दादी कहते हैं कि हमारे समय में लोग ज्यादा ईमानदार थे, ऐसा सुनते होंगे। अब अपने दादा दादी से बात करेंगे तो वो अपना ही बखान करने लगेंगे, बैठ के अपनी ही तारीफ करेंगे। अब किसी यंग से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये पुराने लोग हैं, हम कुछ नया करेंगे, ठीक है। तो ये वो इनोवेशन देखते हैं। ये हर पीढ़ी में हर समय होता रहता है। तीसरी बात, वर्तमान समय हमेशा बदलता रहता है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ये कहते हैं कि युवा भविष्य लाना चाहते हैं और बुजुर्ग अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं। इसी संघर्ष के कारण समाज बदलता रहता है, ठीक है। ये जो संघर्ष है, युवा भविष्य लाना चाहते हैं, बुजुर्ग अतीत को वर्तमान में देखना चाहते हैं, ये जो टकराहट है, ये जो संघर्ष है, इसी के कारण समाज बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। चौथी बात, समाज सुधार हमेशा चलता रहता है। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई समय नहीं था जब सुधार की जरूरत ना पड़ी हो। हर समय समाज में कुछ न कुछ गलतियां पैदा होती रहती हैं, इसीलिए सुधारक हमेशा आते रहते हैं। तो भारत के बहुत बड़े समाज सुधारक हैं। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने कई महान लोगों के नाम लिए हैं, जैसे गौतम बुद्ध के बारे में आपने सुना होगा, महावीर के बारे में सुना होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में सुना है, राजा राम मोहन रॉय के बारे में इतिहास में सुना होगा। अगर इतिहास नहीं पढ़ा तो मैं पढ़ाऊंगा तो सुन लीजिएगा। स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना होगा, महात्मा गांधी के बारे में सुना होगा। इन सभी ने समाज की बुराइयों को सुधारने का प्रयास किया था, ठीक। एग्जाम्पल के लिए
राजा राम मोहन रॉय ने क्या किया था, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया था, महिलाओं के अधिकारों की बात की थी। महात्मा गांधी ने क्या किया था, इन्होंने छुआछूत के खिलाफ आवाज उठाई थी और सत्य और अहिंसा का संदेश दिया था। ठीक है। पांचवी बात, समाज में बुराइयां खत्म क्यों नहीं होती? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इस पे जवाब देते हैं कि जैसे जैसे समय बदलता है नई समस्याएं पैदा हो जाती हैं, इसलिए इसलिए सुधार का काम कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता ही रहता है। समय बदलता है, समय बदलने के साथ साथ नई समस्याएं पैदा होती हैं, तो फिर समय से चेंज होता रहेगा, समस्याएं आती रहेंगी, बदलाव होते रहेंगे, तो इसीलिए सुधार का काम कभी खत्म नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए, पहले सती प्रथा, बाल विवाह जैसे समस्या थे। ठीक है। आज कौन सी समस्या है? सोशल मीडिया एडिक्शन, फेक न्यूज, साइबर क्राइम जैसी नई समस्या आ गई है। तो समस्याएं आती रहेंगी, हम उसके सुधार करते रहेंगे, इसीलिए समस्याओं का अंत नहीं होता। छठी बात, जीवन प्रगतिशील है। इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब ये है कि जीवन हमेशा आगे बढ़ता और बदलता रहता है। समाज में नई गलतियां आती हैं, फिर नए सुधार होते हैं, यही विकास है, यही प्रगतिशीलता है। बदलता रहता है, नई गलतियां होंगी, फिर सुधार होंगे, फिर गलतियां होंगी, फिर सुधार होंगे, फिर गलतियां होंगी, फिर सुधार होंगे, ये क्रम चलता रहता है। ठीक है। तो पूरे लेख का क्या अर्थ है जो अभी हमने पढ़ा है? तो इस भाग में जो है पद्मलाल पुन्नालाल बच्ची बताते हैं कि दूर की चीजें हमेशा अच्छी लगती हैं, हर पीढ़ी की सोच अलग होती है, समाज में सुधार हमेशा जरूरी रहेगा और जीवन लगातार बदलता रहेगा। ठीक है। अब अगले चैप्टर, अगले हिस्सा देखते हैं, पढ़ेंगे साथ साथ। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। उसके निर्माता यह समझ रहे हैं कि उनके साहित्य में भविष्य का गौरव निहित है और कुछ ही समय के बाद उनका यह साहित्य भी अतीत का स्मारक हो जाएगा और आज जो तरुण है वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं, दोनों के ही स्वप्न सुखद होते हैं क्योंकि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इसका अर्थ तोड़ तोड़ के समझेंगे। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी इस भाग में क्या बता रहे हैं कि आज जो है हिंदी में प्रगतिशील साहित्य लिखा जा रहा है। और प्रगतिशील साहित्य क्या होता है? ऐसा साहित्य जो समाज को आगे बढ़ाने की बात करे, नए विचार दे, भविष्य को बेहतर बनाने की कोशिश करे। ठीक है, वो क्या होगा? प्रगतिशील साहित्य होगा, लिटरेचर होगा। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि आज के जो लेखक हैं वो सोचते हैं कि हमारा साहित्य भविष्य को बेहतर बनाएगा, लेकिन जो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं वो कह रहे हैं कि समय बदलने के बाद यही नया साहित्य भी एक दिन पुराना हो जाएगा। मतलब आज जो आप चीजें, आपने जो कुछ नया सोच के लिखा कि आज मैंने कुछ नया लिख दिया, एक समय के बाद वही पुराना हो जाएगा। समय के साथ आपने जो लिखा है वो पुराना हो जाएगा, आप खुद पुराने हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे। ठीक। और आज का जो युवा है वो बूढ़े होंगे। ठीक। तो वे भी अपने समय की बातों पर गर्व करेंगे। ये क्रम चलता रहेगा, हर बूढ़ा अपने समय का बखान करेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ आज कि भविष्य बेहतर होना चाहिए, ये सब अच्छा होना चाहिए, तो जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मैं भी अपने समय को क्या बोलूंगा? बहुत अच्छा समय था। आज की पीढ़ी तो कुछ समझती ही नहीं है, लेकिन जब हमारे आने वाली पीढ़ी होगी वो आगे का भविष्य देखेंगे। ठीक। ऐसा। तो आज का युवा बूढ़ा होगा तो वे भी अपने समय की बातों पर गर्व करेंगे, फिर नई पीढ़ी आएगी जो नए भविष्य के सपने देखेगी। तो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी यही बता रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, टेक्नोलॉजी, आज के युवा क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इंडिया का भविष्य है। ठीक है, लेकिन 30-40 साल बाद नई पीढ़ी शायद जो है इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी लेकर आएगी। ठीक। तब आज की टेक्नोलॉजी पुरानी मानी जाएगी। एग्जाम्पल दूसरा, गाने और फिल्में। आज के लोग कहते हैं कि 90s के गाने सबसे अच्छे थे, लेकिन आज के नए बच्चे जो है नए गानों को पसंद करते हैं। हर पीढ़ी को अपना समय अच्छा लगता है। तो दूर के ढोल सुहावने यहाँ कैसे जुड़ेगा? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहते हैं कि युवाओं को भविष्य सुंदर लगता है, बूढ़ों को अतीत सुंदर लगता है। दोनों को अपनी अपनी जो दूर की चीज है अच्छी लगती है। सेंस पकड़ में आया? दूर के ढोल सुहावने क्यों लग रहे हैं किसी को? दोनों को अपनी अपनी दूर की चीज अच्छी लगती है, इसलिए कहा गया है, इसलिए कहा कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। ठीक है। तो इसका बहुत ही गहरा अर्थ है। इंसान क्या है, जो उसके पास नहीं है या जो उससे दूर है उसे ज्यादा अच्छा मान लेता है। ठीक है। तो इस लाइन का पूरा मतलब ये है। तो इस भाग में क्या बता रहे हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी? वो बता रहे हैं कि हर पीढ़ी अपने समय और विचारों पर गर्व करती है, भविष्य और अतीत दोनों लोगों को आकर्षक लगते हैं, समय हमेशा बदलता रहता है, इसलिए इंसान जो है हमेशा नई उम्मीदों और पुराने गौरव के बीच जीता है। समझ में आया बच्चों? तो ये क्या हुआ, हमने पूरा कर लिया। तो हमने क्या किया, बहुत ही सक्सेसफुली हमने पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी के बारे में जाना। हमने क्या लिखूं, जैसा निबंध, जो निबंध कैसे लिखा जाता है उसके बारे में
पढ़ लिया और पद्मलाल पूर्णलाल बख्शी ने क्या लिखो में क्या बताया है कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, और इस सब को हमने तोड़ तोड़ के बहुत ही बारीक तरीके से एक एक करके समझ लिया है। और इसमें अमीर खुसरो की एक लाइन आई थी, खीर पकाई जतन से चरखा दिया चला, आया कुत्ता खा गया तो बैठी ढोल बजा। ये अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये उठा के पूछ देगा और आपको लगेगा कि ये तो पद्य खंड से आया है, लेकिन ये क्या है, ये गद्य खंड का हिस्सा है। ठीक है, ये सारी चीजें हमने समझ ली। अब हम कल क्या करेंगे, अभ्यास करेंगे। ठीक है, कल अभ्यास कंप्लीट कर लेंगे इसका। तो आज के लिए इतना ही दो बच्चों। और क्या करना है, एग्जाम में क्या करना है, एकदम फोड़ देना है, मतलब आग लगा देनी है। आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं, बम फोड़ दीजिएगा एकदम। असली में बम नहीं फोड़ देना है, एग्जाम फोड़ देना है। अच्छे नंबर लाइए, सीखिए ज्यादा। नंबर लाने के पीछे भागना नहीं है, सीखना है। जो चीजें हमने अभी पढ़ी सीखी, जैसे हमने बोला कि हमें पढ़ा कि क्या लिखूं, तो क्या लिखूं में हमने पढ़ा कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है, तो आपने निबंध के बारे में पढ़ा। आप ऐसे राइटिंग करते होंगे तो बैठिए कागज वगैरह लेके लिखने की कोशिश करिए कि अच्छा निबंध कैसे लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि निबंध भी लिखने के लिए आएगा पेपर में, एक निबंध आता है लिखने के लिए। जब प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बात होगी तो देख लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले क्लास में अभ्यास करने के लिए, तब तक मस्त रहिए एकदम। ठीक है, थैंक यू।